Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all guys are safe and secure at home. So after midst it's our first lecture and it's chapter number 6, Managing Change. Today our learning points are change and its factors. Change के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और उसके factors के बारे में, that would be external and internal factors. The change process कि पूरा process क्या है एक change का, और एरियाज ऑफ चेंज कि ऑर्गेनाइजेशन में किन किन एरियाज में चेंज आ सकता है, और उसके बाद जो है कॉजेज एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल रेजिस्टिंग चेंज कि चेंज को लाने की कॉजेज क्या है, मतलब वजूहात क्या है, और उन लोगों को किस तरह से मैनेज किया जाता है जो चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं. कुछ टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन टुडेज लेक्चर. चेंज उर्दू में सिंपली आप इसे तब्दीली कहेंगे, और जब हम इसे ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इसका मतलब है कि लोगों की, स्ट्रक्चर की या टेक्नोलॉजी की अल्टरेशन. अल्टरेशन मीन्स तब्दीली. सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मीन्स एनी अल्टरेशन ऑफ पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. पीपल ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में आप एम्प्लॉयज को कहते हैं, या तो आप एम्प्लॉयज का काम बदल देते हैं या फिर जो है आप नए एम्प्लॉयज ले आते हैं उनकी जगह पर, कुछ एम्प्लॉयज की जगह पर. स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आप चेंज कर देते हैं. एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को चेंज करना मीन्स टेक्नोलॉजी डे बाय डे बेटर हो रही है तो आप नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में आप तीन चीजों की अल्टरेशन करते हैं यानी तब्दीली करते हैं: पीपल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी. ऑर्गेनाइजेशनल changes need someone to act as catalyst and assume the responsibility for managing the change process. कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जब होता है तो इसमें किसी को एज अ कैटलिस्ट एक्ट करना होता है. अब कैटलिस्ट केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है. इट मीन्स कि जो पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है और पूरे प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह बनता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरे चेंज प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है. उसे आप चेंज एजेंट कहते हैं. चेंज एजेंट मोस्टली जो है वो मैनेजर्स होते हैं, लेकिन नॉन मैनेजरियल पर्सन भी हो सकता है, बट मोस्टली दे आर मैनेजर्स. अब हम लोग अब हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑफ चेंज को देखेंगे. एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास चेंजेस की क्या हैं कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ला रहे हैं तो फोर्सेस एक्सटर्नल कौन सी हैं? चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना है, तो जाहिर बात है वो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को लाजमी देखेगी. अगर उनकी नीड्स एंड वांट्स चेंज हो रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को उनके मुताबिक चेंज करने की कोशिश करेगी, अपने प्रोडक्ट्स को उनके मुताबिक करेगी या फिर अपनी सर्विसेज को उनकी विश के मुताबिक करने की कोशिश करेगी. सो दैट इज नंबर वन external factor. Next comes new governmental laws. गवर्नमेंट लॉज भी चेंज होते रहते हैं अक्सर, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को चेंज लाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर लॉ आ जाए कि जी एक स्पेसिफिक पैकेजिंग मटेरियल आप यूज़ नहीं कर सकते जो कि एग्जिस्टिंगली स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा होता है प्रोडक्ट्स की जो है वो पैकेजिंग के लिए, तो आप उस लॉ को मद्देनज़र रखते हुए अपने पैकेजिंग मटेरियल को चेंज कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज चेंजिंग टेक्नोलॉजी. आप टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं. कोई भी वर्न आउट टेक्नोलॉजी हो, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाए और एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाए या सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फिर आप उसको चेंज कर लेते हैं ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेटर बनाएं. एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक चेंजेस. अब इकोनॉमिक चेंजेस आपके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें कि कोई रॉ मटेरियल महंगा हो गया है जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रही है, या उसकी क्वालिटी आपको सही नहीं मिल रही है, तो आप या तो रॉ मटेरियल के मुताबिक अपनी जो प्रोडक्ट है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसकी क्वालिटी को आप मद्देनज़र रखते हुए किसी ऐसी जगह से लेते हैं जहां उसकी क्वालिटी ठीक हो जाए, तो ठीक तौर से आपको प्रोवाइड हो. तो ये कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिनमें आप सबसे पहले कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को देखते हैं.
या लॉज के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट लॉज के अकॉर्डिंग आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, या टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और इकोनॉमिक चेंजेस के अकॉर्डिंग। अब अगर हम इंटरनल फोर्सेस देखें तो उसमें हमारे पास फिर 4 तरीके हैं, 4 फोर्सेस हैं। न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को तब्दील करना है, यानी हिकमत अमली तब्दील कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कंज्यूमर नीड्स और वांट्स के रिएक्शन में जो है चेंजेस लाएं, आप इनोवेटिव भी बन सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं ताकि आप कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल हों। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, आप अपनी वर्कफोर्स में चेंज ले आते हैं, बेटर एम्प्लॉयज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ के जो है वो वर्क फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज करते हैं। इक्विपमेंट को चेंज करते हैं, आप बेटर इक्विपमेंट ले आते हैं, जिस तरह से 3D प्रिंटर्स जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को बनाता है विया पॉलीमर्स, वो इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। एंड लास्ट वन इज चेंजिंग एम्प्लॉय एटीट्यूड्स, एम्प्लॉयज के एटीट्यूड्स को चेंज करना थोड़ा सा टफ होता है, बट स्टिल इट्स नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। अगर सर्विसेज में है तो आपने ऐसे एम्प्लॉयज रखने हैं जो कि कस्टमर्स के साथ ज़्यादा बेहतर तौर पे इंटरेक्ट कर सकें। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ को जो है वो चेंज के लिए एक्सेप्टेबल बनाना होता है, ये सब चेंजेस उनके एटीट्यूड्स में लानी होती हैं। सो दीज वर 2 फोर्सेस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। द नेक्स्ट टॉपिक इज द चेंज प्रोसेस, पूरा तरीक़ेकार क्या है चेंज का। तो इसमें हमारे पास 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, 2 मॉडल्स हैं, काम वाटर्स मेटाफर एंड वाइट वाटर मेटाफर्स। पहला मॉडल हमारे पास काम वाटर्स मेटाफर है, नाम से जाहिर है काम यानी आराम से होने वाला। इट डिस्क्राइब्स चेंजेस इन 3 स्टेप एज सीन इन डायग्राम। सबसे पहले जो आपका स्टेटस को होता है, यानी जो आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन होती है, आप उसको अनफ्रीज करते हैं, उसको अडेप्टिव बनाते हैं चेंज के लिए, जो कि आपका दूसरा स्टेप है, चेंजिंग टू अ न्यू स्टेट। और उसके बाद आपका तीसरा स्टेप आता है रीफ्रीजिंग टू मेक द चेंज परमानेंट। जब चेंज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर आप उसको रीफ्रीज करते हैं, यानी उसको वहीं जाकर रोकते हैं, क्योंकि चेंज को ड्रास्टिकली नहीं लाया जा सकता, अचानक से नहीं लाया जा सकता, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चेंज आता है। तो आप उसके लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन को इस अडेप्टिव बनाते हैं कि उसमें चेंज लाया जा सके। जब चेंज प्रोसेस होकर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप उसको वापस जाकर रीफ्रीज कर देते हैं। दैट इज योर मॉडल ऑफ काम वाटर्स मेटाफर। सेकेंड मॉडल इज वाइट वाटर रैपिड्स मेटाफर। It says that change is ongoing and managing it is a continual process. अगर आप वेदर कंडीशंस के बारे में देखें फॉर एग्जांपल, तो समटाइम्स वेदर कंडीशंस इस तरह से भी होती हैं कि आप नेक्स्ट 15 डेज के लिए उसको जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट समटाइम्स फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते प्रिसाइजली। सेम इज द सिचुएशन ऑफ टुडेज एरा फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, कि आप क्या चेंजेस आ रही हैं मार्केट में, कंज्यूमर्स की डिमांड्स में, उनको आप सही तौर पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही चेंजेस आती हैं आप फौरी तौर पे रिएक्टिव हो जाते हैं या फिर प्रोएक्टिव हो जाते हैं, बट रिएक्टिव होने में आप अचानक से चेंजेस ला रहे होते हैं। तो ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, जैसे जैसे चेंजेस आती हैं मार्केट में कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स में, वैसे वैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उनके मुताबिक ढालते हैं। रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव चेंज प्रोसेसेस क्या होते हैं कि कोई काम जो मार्केट में हो चुका होता है, आप उसके रिएक्शन में जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं। और अगर प्रोएक्टिव की हम बात करें तो आप इनोवेटिव बन रहे होते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में चेंज की आने का इंतज़ार करें, आप खुद वो चेंज बन सकते हैं। सो दैट वाज योर चेंज प्रोसेस टॉपिक। नेक्स्ट हमने देखना है कि एरियाज ऑफ चेंज कौन से हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर चेंजेस आते हैं तो किन किन एरियाज में आते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स मॉडिफाइंग द अप्रोच टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेस, यानी आप हिकमत अमली तब्दील करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है ना वो गारंटेड बने। उसके बाद जो एरिया है आपका स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन का हमने पूरा स्ट्रक्चर इन लास्ट चैप्टर्स पढ़ा है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन में जो है चेंजेस आते हैं ताकि अडेप्टिव बन सके ऑर्गेनाइजेशन।
پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکنالوجی. Technology encompasses modifications in the way work is performed or the methods and equipment that are used. کہ کس طرح سے کام پرفارم کیا جاتا ہے یا پھر طریقہ کار یا آپ کا جو equipment ہے ان میں چینجز آنا. اینڈ لاسٹ ون از پیپل، یعنی لوگوں کے ایٹیٹیوڈس میں، ان کی ایکسپیکٹیشنس میں، ان کی پرسیپشنس میں اور ان کے بیہیویئر میں، بیہیویئر انڈیویجولی بھی اور گروپ وائز بھی، اس میں چینجز لائی جاتی ہیں. The 4 areas of change strategy، اس میں آپ حکمت عملی پہ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ون از اسٹرکچر. اسٹرکچر میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کام کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کون اس کو کام کرتا ہے، تو اس وے میں کمپوننٹس اور اسٹرکچرل ڈیزائن کو چینج کرنا. ٹیکنالوجی میں آپ میتھڈس اور اکوپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں. اینڈ لاسٹ ون از پیپلز ایٹیٹیوڈز، ایکسپیکٹیشنز، پرسیپشنز اینڈ بیہیویئر. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے مینیجنگ چینج. چینج کو مینیج کرنا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ چینج ایکسیپٹیبل ہو، لوگ اسے ریزسٹ بھی کرتے ہیں. اب ریزسٹ کیوں کرتے ہیں، اس کے ہمارے پاس کچھ کازز ہیں. نمبر 1 از انسرٹینٹی. Uncertainty, habit, concern over personal loss, and the belief that the change is not in the organization's best interest. اگر آرگنائزیشن میں چینج آ رہا ہے تو کچھ امپلائیز کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چینج جو ہے، جو اس طرح سے ڈراسٹکلی لایا جا رہا ہے، وہ آرگنائزیشن کے فائدے میں ہو. جب لوگ یہ پرسیپشن بنا لیتے ہیں تو وہ چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک کام سے ہٹ کر دوسری طرح سے کام نہیں کر سکتے، نئے طریقہ کار کے مطابق نہیں کر سکتے. یا پھر انسرٹینٹی، انہیں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ جو چینج لایا جا رہا ہے وہ آرگنائزیشن کے انٹرسٹ میں ہے یا پھر نقصان دے دے گا، یا پھر انہیں اپنے جو آلریڈی پوزیسڈ چیزیں ہیں، لائک فیئر آف لوزنگ سم تھنگ آلریڈی پوزیسڈ، یہ فیئر انہیں صحیح طور پر چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتا. سو دیز ور دا کازز جو کہ جن کی وجہ سے چینج کو جو ہے وہ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. اب ان کو مینیج کس طرح سے کیا جاتا ہے، دیر از اے ایگزیبٹ. اس کے ہم صرف ٹیکنیکس پہ بات کریں گے، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو آپ لوگ ایک نظر دیکھ لیجئے گا. اب ٹیکنیکس اس کی کیا ہیں؟ ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن. آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں. اگر چینج کو ایکسیپٹ کرنے میں لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں تو آپ انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو مس انفارم ہے، یہ چینج اگر ہم لا رہے ہیں تو یہ آرگنائزیشن کے حق میں کس طرح سے بہتر ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ ون از پارٹیسپیشن. آپ امپلائیز کو پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں اس پورے چینج پروسیس میں، تاکہ ان کی بھی اوپینینز ہوں، وہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ سارا کام کس طرح سے ہوتا ہے، تو پھر وہ زیادہ چینج ریزسٹ نہیں ہوتے. فیسیلیٹیشن اینڈ سپورٹ. فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کی جو ٹینشن ہوتی ہے، ان کی جو انگزائٹی ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اس طرح سے جو ہے امپلائیز چینج ریزسٹ نہیں کرتے ہیں. اور نیگوسیشن. اب نیگوسیشن کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی یونینز ہیں، وہ چینج کے خلاف ہیں. جی کوئی ٹیکنالوجی ہے یا مشینری ہے، فار ایگزامپل جو کام پہلے مینولی کیا جاتا تھا، یعنی لیبر کے ہیلپ سے کیا جاتا تھا، تو وہ اب مشینری کے ذریعے کیا جائے گا. تو لوگوں میں آ جائے گا کہ جی امپلائیز میں کہ اس سے تو ہماری جابس چلی جائیں گی. تو آپ نے انہیں یہ ایشور کرانا ہوتا ہے، اور وہ یونینز کے تھرو چونکہ پھر پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ نے انہیں یہ ایشور کرانا ہوتا ہے کہ جو کام پہلے آپ کر رہے تھے، آپ کو کوئی اور کام دے دیا جائے گا آرگنائزیشن میں ہی. یہ کام مشینری کے تحت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ پاورفل گروپ ہوتا ہے تو آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے، ادروائز پورے فیکٹری کا پروسیس جو ہے نا وہ وہی رک جاتا ہے. نیکسٹ ون از مینیپولیشن اینڈ کوآپٹیشن. آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں، آپ کو آپٹ کرتے ہیں امپلائیز کے ساتھ، ہیلپ ان کی لیتے بھی ہیں اور ہیلپ ان کی کرتے بھی ہیں. اینڈ نیکسٹ ون از کوئرژن. کوئرژن کیا ہے کہ جب نہ مان رہے ہوں امپلائیز کسی بھی طرح سے، تو آپ ان پر اسٹرکٹلی جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ٹھیک، ادروائز مینس کہ جب
बहुत हाई लेवल पे ये प्रॉब्लम ना हो। यूनियंस के साथ आप इस तरह से नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी फैक्ट्रीज का, आपकी कंपनीज का जो है वो काम रुक जाता है। लेकिन जब बहुत हाई लेवल पे ना हो तो आप कोएजन, आप जबरन भी कह सकते हैं कि आप उनसे ज़बरदस्ती कह लेते हैं कि जी करना है काम तो ठीक, चेंज तो आएगा। मैनिपुलेट करना भी यही होता है कि आप उनको जो है मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, आप उनको मुख्तलिफ टैक्टिक्स से, मुख्तलिफ टेक्निक से, मुख्तलिफ हीलों बहानों से जो है देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं कि जी ये किसी तरह से मान जाएं चेंज से। जिस तरह बच्चे को बहला लिया जाता है, इसी तरह मैनिपुलेशन आप इसी पर्सपेक्टिव में लेते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं जी फॉर रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, जिनमें पहले आपकी एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन है, फिर आपकी पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, फिर उसके बाद फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, निगोशिएशन विद एम्प्लॉयज़ है, मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन टू एम्प्लॉयज़ है, कोएजन टू एम्प्लॉयज़ है। तो ये आपकी टेक्निक्स हैं। यहाँ तक आज हमारा जो है वो टॉपिक्स थे। तो हमने आज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पढ़ा, चेंज एजेंट पढ़ा, फिर हमने फोर्सेस देखी, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। उसके बाद हमने चेंज प्रोसेस के मॉडल्स पढ़े थे, जिसमें काम वाटर्स और उसके बाद वाइट वाटर रैपिड मेटाफर्स हमने पढ़ा। एरियाज ऑफ चेंज पढ़े हमने, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड पीपल, कि इन 4 एरियाज में जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने ये देखा कि लोग रेजिस्ट क्यों करते हैं चेंज को, तो इसके हमने 3 कॉजेज पढ़ी। और टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, कि किस तरह से आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे चेंज के लिए रेजिस्टेंस एम्प्लॉयज़ में कम हो, वो हमने पढ़ी। दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। If you have any query, you guys are welcome to ask in WhatsApp group. Fi amanillah, Allah Hafiz.